प्यारे बच्चों, आप सभी को मित्र कलसी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप जैसा कि जानते हैं कि जितना ही आपको पढ़ाया गया था उतना ही क्वेश्चन आया है, उससे बहुत कम लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। आपने देखा है। करंट अफेयर्स की बात करता हूं तो सीडीएस कौन बने हैं, यहां से क्वेश्चन आया है। और अगर डांसेस, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि डांस अवार्ड्स, रिसेंट में अपॉइंटमेंट्स, नेशनल पार्क्स, इनसे हर साल ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि आप देख पाओगे पेपर में मैं क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, उनके आंसर्स भी लिखूंगा। बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चंस आए थे आपको। मैं जैसा कि क्लास में हमेशा कहता हूं कि आप अगर पूरी क्लास अटेंड करते हैं यहां पर, तो ये गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और जो पढ़े होंगे बच्चे वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भाई कितना क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, देखो जीके के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो एक बेसिक चीज समझ लो। अगर आप न्यूज़पेपर डेली रीडिंग कर रहे हो और क्लास डेली अटेंड मेरी कर रहे हो, न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे हो, क्लास डेली अटेंड कर रहे हो, तो जो डेली की अपॉइंटमेंट्स या इंपॉर्टेंट नोट्स होती हैं वो जरूर मैं करवाता हूं। तो जरूर से जरूर पेपर एनालिसिस को देखें, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और आगामी आने वाले परीक्षाओं में कैसे आ सकते हैं, एग्जाम्स का क्या लेवल हो सकता है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखिए किस तरीके के प्रश्न आपको मिले। अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे, 20 नवंबर 2022 को आईसीजी के कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों से मुझे मिल पाए हैं, मैं उनकी एनालिसिस कर रहा हूं। क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या थे ये प्रॉपर है नहीं मेरे पास, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग जो मेरे पास क्वेश्चंस पेपर आए मैं उनका डिस्कशन कर रहा हूं। तो 100% क्वेश्चंस का श्योरिटी कि यही ऑप्शंस था उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में इन डिटेल आपको सारी एक एक बात बेटा मैं बता दूंगा। अब मेरी बात को समझो। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, इसमें सीडीएस का अपॉइंटमेंट अभी रिसेंट में जिनका किया गया था वो सीडीएस कौन बने हैं? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों सेनाओं में समन्वय बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशंस बनाने के लिए हमने सीडीएस एक नया पोस्ट डेवलप किया। और पहले जो सीडीएस बने थे आप सबको पता होगा, रावत जी, तो क्रैश कर गया था उनका प्लेन, तो डेथ हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश के जो सीडीएस बने वो कौन बने बेटा? अनिल चौहान। कौन बने? अनिल चौहान साहब। कौन बने बेटा? अनिल चौहान। ठीक है। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? अगर बात करी जाए तो विपिन रावत साहब। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, जो बच्चों से हमें इनपुट मिले, जो बच्चों ने बताया, ये तो पहला क्वेश्चन आया था। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो कुचिपुड़ी। कौन सा डांस बेटा? कुचिपुड़ी जो डांस है वो कहाँ का डांस है, ये पूछा जाता है। आप सबको पता होगा कि 9 क्लासिकल डांसेस हैं और ये डांस फेस्टिवल्स ये पूछा जाता है। जैसे अभी रिसेंट में बाली यात्रा का जिक्र किया जा रहा है। बाली यात्रा G20 के समय में नरेंद्र मोदी जी गए हैं। कहाँ पे? बाली गए थे ना, इंडोनेशिया का शहर कह सकते हैं आप। इंडोनेशिया की कैपिटल भी शिफ्ट हुई है। कहाँ पे? नुसांतरा में। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। G20 15 और 16 नवंबर को कहाँ पे हुआ बेटा? बाली में, इंडोनेशिया के शहर में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसको भी रखेंगे। बाली यात्रा का जिक्र किया था नरेंद्र मोदी जी ने अपने G20 सम्मेलन में। अब बाली यात्रा है क्या? एक्चुअल में कलिंग से लेकर के बाली के बीच में यात्रा की जाती थी आज से 2000 साल पहले। उसी का जिक्र किया है बाली यात्रा, यानी इंडोनेशिया और कलिंग बोले वर्तमान में तो उड़ीसा का बहुत पुराना संबंध था। ठीक है बेटा, तो उसी का जिक्र किया है नरेंद्र मोदी जी ने G20 के अपने भाषण में। अब बाली यात्रा जो मनाई जाती है वो कहाँ पे? उड़ीसा में मनाई जाती है, महानदी के तट पर, कटक में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते। अब कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल नृत्य है बेटा? आंध्र प्रदेश। कहाँ का बेटा? आंध्र प्रदेश। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्वेश्चन आया हुआ था, बच्चों के द्वारा बताया गया कि सर ये प्रश्न आया हुआ था।
अब आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो तीसरा प्रश्न आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाईएस्ट पीक पूछा था। अब देखो हाईएस्ट पीक अगर पूछता है तो बेटा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अगर पूछता है तो ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा ना। देखो अगर हम बात करें तो K2 गार्डविन, कंचनजंगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। देखो अगर इंडिया की टेरिटरी के अंतर्गत पूछोगे आप, जो विवादित भी नहीं है, तो वो है हमारा कंचनजंगा। कौन सा है बेटा? कंचनजंगा, कंचनजंगा। अब देखो मेरी बात समझो, अगर हम बात करते हैं तो कंचनजंगा की अगर हम बात करें तो आप समझ पाओगे कि देखो समझो मेरी बात को, बिना विवादित। लेकिन अगर K2 गार्डविन की बात करी जाए, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो K2 गार्डविन भी है और जिसकी 8611 मीटर ऊंचाई है। अब कंचनजंगा की कितनी है? 8586 मीटर। तो अब देखो अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कंचनजंगा है या आपका K2 गार्डविन है। क्लियर हो गई बात बेटा? अब दूसरा आगे की ओर प्रश्न करते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे आगे देखो, आगे की ओर अगर हम बात करते हैं तो हमारे कुल कितने प्रश्न हो गए अभी तक बेटा? 3 प्रश्न। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न ऐसा आया था कि निम्नलिखित में इसमें से कौन सा विच अमंग द फॉलोइंग बेटा एक प्रश्न आया था, विच अमंग द फॉलोइंग मेक्स नेस्ट। मतलब आप समझे कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा प्रजाति है या सांप है, सांपों की प्रजाति में, जो कि नेस्ट अपना घोंसला बनाता। तो उसका नाम है बेटा किंग कोबरा। क्या नाम है? किंग कोबरा। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई खुजली, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चल अब आगे की ओर चलते हैं। तो ये हो गए 4 प्रश्न हुए। 5वां प्रश्न की ओर चलता हूं। तो 5वां प्रश्न आपका अगर बात करी जाए तो आया था हिस्ट्री से, उसका नाम था ओल्डेस्ट वेद पूछा गया था। बेटा इससे आसान कोई प्रश्न हो सकता है, और आप तो जानते हो यहाँ पे। अच्छा ओल्डेस्ट वेद की अगर बात करूं तो आप समझ पा रहे हो हमारा कौन सा है बेटा? ऋग्वेद है। ओल्डेस्ट वेद में कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और अगर बात करी जाए मेरे प्यारे बच्चों, ऋग्वेद देवी देवताओं को खुश करने के मंत्र इसी में बताए गए हैं। लगभग 10,600 मंत्र वर्सेस हैं, ठीक है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, यज्ञ के विधान पूजा से संबंधित है। तीसरा जो है सामवेद संगीत से संबंधित है और यह गायन योग्य वेद है, ठीक है। चौथा कौन सा है? अथर्ववेद, यह जादू टोना झाड़ फूंक बेस्ड वेद है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये 4 वेद। और वेद का शाब्दिक अर्थ मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है बेटा ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। अब आप यहाँ पे बातें समझ गए होंगे, वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो 5 प्रश्न हो गए और कुछ प्रश्न देख लेता हूँ आपका। हाईएस्ट पीक, ओल्डेस्ट वेद। हाँ, डू और डाई का नारा किसने दिया था? बेटा एक प्रश्न और आया था आपका, डू और डाई का नारा किसने दिया था? स्लोगन। बहुत आसान सा प्रश्न है, डू और डाई। आगे की बात करें तो ये 6ठा प्रश्न है आपका, डू और डाई, करो, डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आप जानते हैं डू और डाई या आप क्विट इंडिया मूवमेंट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में, तो महात्मा गांधी ने 2 नारे दिए थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और क्या किया था? उन्होंने कहा था यही हम भारतीयों के लिए करो या मरो की स्थिति है, करो या मरो। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के ऊपर अफस्पा लगा दिया गया था, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब अफस्पा क्या होता है? भारत में पहली बार वायसराय लॉर्ड लिथगी के द्वारा महात्मा गांधी के ऊपर स्पेशली क्या लगाया गया था? अफस्पा। अफस्पा लगाने का एक प्रयोजन ये था कि यही आदमी पूरे डिस्टर्ब करने का कारण है, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट को वो लोग क्या करते थे? सप्रेस करते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी के ऊपर अफस्पा लगा दिया। और डू और डाई का नारा किसने दिया था बेटा? डू और डाई वो दिया था किसने? महात्मा गांधी जी। किसने दिया था बेटा? महात्मा गांधी जी ने दिया था। कोई दिक्कत? और अंग्रेजों भारत छोड़ो भी जो है इन्होंने ही दिया था। तो इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है? देखो
अब एक तो आइडिया हो गई कि जो महान विभूतियां हैं उनसे प्रश्न आ सकता है, तो आपको आगे अपनी तैयारी को इसी दिशा में लेकर के जाना है, ठीक है। क्लासिकल डांस हुए, रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स हुए, अवार्ड्स हुए, जैसे पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था इनको सीडीएस बिपिन रावत को। तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी न किसी तरीके से अलग अलग भाषा में प्रश्नों को पूछा जाने की प्रक्रिया रही है हर एग्जाम के। सेम प्रश्न भले ना मिले, प्रक्रिया पैटर्न वही फॉलो होगा। अगला प्रश्न था बेटा, अगर बात करिए स्वदेशी मिसाइल, अगर स्वदेशी मिसाइल पूछता है बेटा, ध्यान समझना, कौन सी? स्वदेशी, इंडिजीनियस मिसाइल। तो देखो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। देखो अगर हम बात करते हैं तो अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, और अगर पहली मिसाइल पूछा होगा तो क्या होगा? पृथ्वी होगा। 1983 में लॉन्च किया गया था पृथ्वी, ठीक है भाई। तो दोनों हैं, मतलब ये डिपेंड करेगा, ऑप्शन में पृथ्वी था, अग्नि था, समझ रहे हो, बहुत सारे हैं अपने। हम लोग अब खुद मतलब मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हम तो मिसाइल को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन चीज़ों पे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि स्वदेशी इंडिजीनियस मिसाइल्स की बात की जा रही है ना, स्वदेशी मिसाइल की बात की जा रही है। अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा बेटा, जिन बच्चों के प्रश्न पत्र में ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर रहा होगा पृथ्वी तो पृथ्वी होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके के प्रश्न आए थे, जो प्रश्न आए थे, और अगर प्रश्न मुझे मिलेंगे कलेक्टेड बच्चों के द्वारा तो मैं आगे फिर आपके सामने लेकर के आऊँगा। ये जरूर बताइएगा, एनालिसिस आपके लिए लेगा। मैं तो कल ही ले आकर के आता, लेकिन संडे को प्रॉपर बच्चों के इनपुट्स नहीं मिल पाए, तो मैंने कहा काफ़ी बच्चों का कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ही गलत हो, तो मैंने कहा पहले सुचारू रूप से उस पर डिस्कशन कर लिया जाए बच्चों से, तो फिर इसके बाद आज आपके सामने आऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने से रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिएगा, और आप याद रखिएगा आज मंडे को शाम को 4 बजे प्रलय क्या है, क्या करेंगे हम उसमें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, जानने के लिए बिल्कुल जुड़े आज शाम को 4 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्चरल क्लासेस। अब एग्जाम देने के बाद तैयारी है एनालिसिस की, तो अब देखना ना भूलें कि आपने जो भी एग्जाम में किया वो सही है। ऑफ कोर्स सही होगा, क्योंकि आपने अल्टीमेटली पढ़ा है एमकेसी से। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। सो फर्स्ट शिफ्ट में कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था, बट सेकंड शिफ्ट में कॉम्प्रिहेंशन आया था। अब कॉम्प्रिहेंशन ऑल दो बड़ा था, इसलिए हम लोग लेके नहीं आए हैं, बट इस बार एग्जाम में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन होस्टाइल, होस्टाइल का आपसे एंटोनिम पूछा गया था। और अब देखिए होस्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? दुश्मनी। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों इसका? फ्रेंडली। जो ऑप्शन थे उनमें से गिवन ऑप्शन में हमारा आंसर था फ्रेंडली। गॉट इट? सेकंड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चंस जो बच्चों ने हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं, दीज आर दोस क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो आप भी कमेंट बॉक्स पे वो क्वेश्चन डालना ना भूलें। सेकंड क्वेश्चन अपथी। ना अपथी का सिनोनिम्स पूछा गया था। ना ये सारे वही वर्ड्स हैं जो आपको मॉडल पेपर्स में करवाए जाते हैं, प्रोवाइडेड आपने ध्यान से किए हो। अपथी का सिनोनिम्स पूछा गया था। अपथी मतलब क्या होता है? कोई भी फीलिंग्स ना होना, बिल्कुल कोई भी फर्क ना पड़ना। सो इसका सिनोनिम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सिनोनिम था इनडिफरेंस, जो दिया गया था। राइट। थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड ईल्ड। ईल्ड का भी आपसे सिनोनिम पूछा गया था बच्चों। ईल्ड का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना, मतलब गिव अप कर देना। सो अगेन फ्रॉम द ऑप्शंस द आंसर वाज सरेंडर। सरेंडर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बताना ना भूलें कि आपके कितने क्वेश्चंस में से कितने सही गए हैं, सो दैट वी कैन नो कि आपका सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सिक्वेंस। बच्चों ये जो वर्ड दिया गया था इसका स्पेलिंग एरर पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शंस थे, आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा उसमें से सही स्पेल्ड वाला वर्ड है। सो करेक्ट स्पेलिंग इसकी कॉन्सिक्वेंस ये है। सो प्लीज चेक इट कि आपने सही मार्क की है कि नहीं। कॉन्सिक्वेंस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फ्रॉम द 4 ऑप्शंस। ये स्पेलिंग एरर का एक क्वेश्चन आपको मिल गया था। राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको इडियम फ्रेजेस से था, get the nerve. Now what do you mean by this get the nerve? Get the nerve का मतलब होता है किसी काम को करने की हिम्मत होना। To be bold, to have the audacity, to be bold enough. It was a good idiom, अच्छा idiom पूछा गया था बच्चों। उसके बाद again coming over to the next question. Next question आपका था penchant. Penchant का आपको synonym पूछा गया था। penchant
नाउ पेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों? पेंशन का मतलब होता है लाइकिंग, किसी चीज में रुचि रखना। सो इसका सिनोनिम फ्रॉम द ऑप्शंस, इसका आंसर हो जाएगा प्रेफरेंस। क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, उसके अलावा पंक्चुएशन से बच्चों आपके पास 2 क्वेश्चंस थे, नरेशन के 2 क्वेश्चंस, वॉइस का 1 क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी सीधा सीधा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और आपके रिपोर्टेड स्पीच थे। टोटल 3 क्वेश्चंस थे, 2 नरेशन 1 वॉइस। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना ही सिर्फ एयरफोर्स में बल्कि आईसीजी में भी। तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो फॉर श्योर ये 3 क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे। इसके अलावा आपसे पूछा गया था पजल का सिनोनिम। नाउ पजल मतलब हमें पता होता है क्या होना? कंफ्यूज्ड होना। सो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा आंसर था कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? जटिल, मतलब जो चीज क्लियरली समझ में ना आए। उसके अलावा आपसे एनिग्मेटिक का सिनोनिम पूछा गया था। एनिग्मेटिक का सिनोनिम, ये सिनोनिम ही पूछा गया था। एनिग्मेटिक का मतलब होता है कोई चीज जो क्लियर ना हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इसका आंसर हो जाएगा एम्बिगुअस। नेक्स्ट, उसके अलावा विजिलेंट का एंटोनिम पूछा गया था बच्चों। विजिलेंट एंटोनिम, विजिलेंट मतलब क्या होता है? विजिलेंट मतलब होता है केयरफुल होना, मतलब बहुत वॉचफुल होना, ध्यान रखना। अब क्योंकि एंटोनिम पूछा गया था तो ऑब्वियसली ऑप्शंस में से इसका ऑप्शन हो जाएगा केयरलेस, मतलब बिल्कुल भी ना ध्यान देने वाला। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आए थे। अब इसके अलावा जो भी क्वेश्चन छूटा हो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, सो दैट वी कैन गेट इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद बच्चों। आइए आप लोग लेकर आए बच्चों जो 20 तारीख को आपका पेपर हुआ है, उसी का मैथ का बच्चों हम लेकर आए हैं आपका अरिथमेटिक। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि ये पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका शिफ्ट फर्स्ट का हम बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे दिया गया बच्चों ए और बी का जो रेशियो है, यहाँ पे वर्ष में दिया था। ए और बी का 4 और 5 दिया है। कितना दिया? 4 और 5। फिर इसके बाद 4 साल के बाद यहाँ पे 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद यह रेशियो कितना हो जाता है आपका? 14 और 17 हो जाता है। 14 और कितना हो जाता है आपका? 17 हो जाता है। यहाँ पे गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और बी का आपसे पूछा गया था, बी का आयु कितना होगा ये आपसे पूछा गया था। यहाँ पे देखिए गैप कितना है? 10 का। यहाँ पे कितना है? 12 का। ये गैप सही नहीं है, तो इसको क्या करना है? इसका क्या कितना होगा डिफरेंस है? तो यहाँ पे आप देखोगे 3 का, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौक कितना हो जाएगा? 12 और 3 पचे कितना हो जाएगा आपका? 15। अब देखिए 12 2 14 और यहाँ पे 15 2 17। अब इससे कोई मतलब नहीं है। रेशियो आपका 12 और 15 है। रेशियो आप गुणा और भाग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आपका 12 है, 12 2 14। तो मतलब यहाँ पे 2 यूनिट का आपका आया वैल्यू। ये 2 बराबर कितना आपका? 4 वर्ष है। 1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 2 दूनी कितना आ जाएगा आपका? 4। अब आपसे क्या पूछा है? बी का वर्तमान आयु। तो बी का कितना यहाँ पे 15, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 दूनी 30। तो कितना आ जाएगा आपका? 30 ईयर आ जाएगा। कितना आएगा? 30 ईयर आ जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। दूसरा आपका दिया गया है कि ए और बी जो है सी से क्रमशः 20% और 30% कम है। ए और बी का रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट निकाल लेते, ए है, बी है और कौन है? सी है। यहाँ पे बोला गया है कि सी से, मतलब सी से 20% 20% और 30% क्रमशः क्या है? कम है। इसको आप 100 मान लीजिए। यहाँ से बोला गया है कि ये जो है 20% कम है, तो 20%, अब 20% इसका 20 कम करिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80। यहाँ से इसको कितना बोला गया है? 30% कम है, तो 30 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 70। फिर इसके बाद ए और बी का रेशियो पूछा गया है। 80 रेशियो कितना आ जाएगा आपका? 70। यहां से इसको आपको सरल करना था। 8 रेशियो कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 रेशियो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे तीसरा दिया था आपका कि x जो है, x y से 10% ज्यादा है। यही बच्चों बोला गया है, x y से 10% ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं y से 10% ज्यादा है, कितना आ जाएगा? 110। रेशियो अगर आप लेते हो तो यहाँ से कट जाएगा, मतलब ये 11 होगा, ये 10 होगा। फिर आपसे क्या बोला गया है? फिर आपसे बोला गया है कि y जो है x से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कितना कम है, तो 1 कम है कितने में आपका? 11 में, इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100। तो 11 9 कितना आ जाएगा? 99 और 1 आपका कितना आ जाएगा? 9 सही 1/11% क्या है?
कम है। तो देखिए बच्चों वहां पे कम और अधिक दोनों लिखा रहता है, इस बात को आपको देखना होगा कम है कि ज्यादा है। अगर क्वेश्चन में ही दे दिया है कम है तो वहां पे आपको तो पता चल जाएगा इतना परसेंट अलग अलग रहेगा। अगर आपका क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कितना मतलब कम या ज्यादा ऐसा बोल रहा है तो ये भी बच्चों एक बार कम रहेगा एक बार ज्यादा रहेगा, तो वहां पे आपको ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया है बच्चों यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन दिया था, कोई संख्या बच्चों उसका आधा, किसी संख्या का आधा कर दो और फिर बच्चों उसका 3/4 मतलब 3/4 ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो x का मान आपसे पूछा गया था, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते थे बच्चों। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा, निकल जाता आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, आपका 5th नंबर दिया है। 5th नंबर आपका दिया गया गोले का क्षेत्रफल। बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है, गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेडियस आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया, रेडियस। कुछ नहीं करना था आपको, जस्ट इसका फार्मूला मैंने बताया था कि फार्मूला आपको ध्यान रहेगा तो आसानी से हो जाएगा। 4πr², 4 पाई मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 22/7, 4πr²। r² की वैल्यू यहाँ पे आपका रखना r² ही, इसको आप काटिए पहले। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आप काटेंगे 11 दूनी 22, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 पचे कितना हो जाएगा 55 और 11 छक्का कितना हो जाएगा आपका 66। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 अठे कितना हो जाएगा 16, 4 सते कितना हो जाएगा आपका 28। फिर 7 × 7 इधर से कितना आ जाएगा आपका 7 × 7 मतलब 49 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। तो r की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, अगला क्वेश्चन दिया गया था 6th नंबर। यहाँ पे a किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और जो b है उसी कार्य को 12 दिनों में करता है और जो c है उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। तीनों लोग मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। फिर काटिए 10 छक कितना हो जाएगा 60, 12 पच्चे कितना आ जाएगा 60, 15 चौका कितना आ जाएगा 60। अब तीनों लोग मिलकर करते हैं तो पर डे इनकी इफिशियंसी निकाल लीजिए। तीनों लोगों की इफिशियंसी कितनी आ रही है, इस 60 काम को 6 4 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो 15 चौका कितना आ जाएगा, 4 दिनों में ये लोग क्या कर देंगे, काम को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो है हम अगले शिफ्ट का पेपर देखते हैं जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ये तो आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे। सेकंड शिफ्ट में जो आपके आए थे, यहाँ पे दिया गया है कि कोई बेईमान दुकानदार है बच्चों, कोई बेईमान दुकानदार है, वो 1 kg की जगह जो है 1 kg की जगह यहाँ पे 900 ग्राम तौलता, 920 ग्राम तौलता है। कितना बच्चों, 920 ग्राम तौलता है। ये 920 ग्राम तौलता है। आपसे पूछा गया है कि उसको प्रॉफिट कितना होगा। तो यहां से आप देख सकते हो बच्चों कि अब यहां पे डायरेक्ट आपको फार्मूला ध्यान रखना है कि बच्चों यहां पे जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो है, प्रॉफिट परसेंट यहां पे निकालना होगा या लॉस परसेंट। तो बच्चों याद रखना यहां पे सेव अपॉन गिवन, सेव अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों गिवन इनटू क्या कर दोगे 100। सेव का मतलब क्या हो गया बच्चों, कितने का चोरी कर रहा है और कितना आपको दिया है। यहां पे आपको पता चल जाएगा बच्चों लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, आराम से पता चल जाएगा। कितने का चोरी किया, देखिए 1000 ग्राम की जगह बच्चों उसने कितना दिया है 920 ग्राम। कितने का चोरी किया है तो आप बताओगे 80 का। कितना आ जाएगा आपका 80 ग्राम का चोरी किया है। कितना दिया बच्चों 920 गुणे कितना आ जाएगा आपका 100। यहाँ पे आप देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद आप काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 कितना आ जाएगा बच्चों 12, 4 दूनी 8 20 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 200 बटे कितना आ जाएगा बच्चों 23। और 23 नवा में अगर 23 नवैये बच्चों कितना आ जाएगा तो 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20। तो कितना आ जाएगा बच्चों 9, यहाँ पे तो 9 आएगा आपका। अब देखिए 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27, 9 दूनी 18 और 2 बच्चों 20। ये तो ज्यादा हो गया, तो 7 ज्यादा हुआ है तो यहाँ पे लिखना कितना होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों आपका, तो ये ध्यान रखना 8 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 8 बार। 7 ज्यादा गया, 7 इसमें से क्या कर दो बच्चों कम कर दो। तो 3 यहाँ पे कम हुआ, 4 और तो 16 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 16 और कितना हो जाएगा बच्चों आपका 16 बटा कितना आ जाएगा 23%। डायरेक्टली आप निकाल पाओगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपका दिया गया है, देखिए a और प्लस b की वैल्यू, दूसरा है आपका कि a और प्लस b की वैल्यू कितना है आपका 11 है। AB की वैल्यू आपका कितना है, AB की वैल्यू आपका दिया गया है 15 है। आपसे पूछा गया है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना तो बच्चों इसका आपको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ए प्लस बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ए प्लस बी का स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आपका 2ab। जो जो वैल्यू है उसको आप रख दो यहाँ पे। a प्लस बी 11 ग्रह कितना आ जाएगा आपका 121, इसकी वैल्यू आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बी आपका 15 है, उसका 2 गुना कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। 30 आपका इधर लेके आएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 30 घटाएंगे 21 तो आपका डायरेक्टली घट गया, 9 और घटाना है तो कितना बच जाएगा आपका 91, कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 91 आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया। अब थर्ड क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से था, कुछ डेटा इधर उधर हो सकता है बच्चों, क्योंकि ये जो आप लोग क्वेश्चन बताए हो उसी अनुसार है। यहाँ पे दिया गया जैसे 120 है, यहाँ हो सकता है पॉइंट वगैरह रहा हो, 120 गुड़े बच्चों 30 है बटे आपका 100 है, ऐसा क्वेश्चन था। इसकी वैल्यू पूछी गई है तो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 4th नंबर आपसे पूछा गया था, जस्ट फार्मूले का था cos 20 sin 10, फिर आपसे बोला गया था कि sin 20 cos 10। तो ये बच्चों आपका फार्मूला ही था डायरेक्ट, जो है cos a sin a cos b प्लस जो है sin cos a sin b। तो आपका डायरेक्ट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, sin a प्लस b का फार्मूला हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आप बताएंगे sin 30 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। डायरेक्ट फार्मूले पर था, मैंने बताया भी था कि फार्मूले पर डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला आपका दिया गया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है सीपी आपका कितना है, सीपी बच्चों यहाँ पे 25,000 रुपए है, 25,000 रुपए है। इसको बेचा जाता है किसमें, 20,000 में, 20,000 में बेचा जाता है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट पूछा था, हानि प्रतिशत पूछा था। तो आप देख सकते बच्चों कितना, आप डायरेक्ट चाहे तो रेशियो निकाल लो इसका, 5 पचे कितना आ जाएगा 25, 5 चौक कितना आ जाएगा 20। कितने में सामान बेचा गया है, 5 का सामान 4 में बेचा गया है, तो 1 का लॉस हुआ बच्चों 5 में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20% का क्या हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा। पता चल जाएगा 20% का क्या हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस आपका 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। मूलों का बच्चों क्या पूछा गया, योग। तो मूलों का योग पूछा गया तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस b बाई ए। तो यहां से -4 अपान ए कितना आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा। डायरेक्ट आपसे केवल और केवल बच्चों फार्मूला आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला थर्ड शिफ्ट में देखिए आपसे पूछा गया है, यहां पे पूछा गया पहला क्वेश्चन कि sin 2a इक्वल टू क्या दिया गया है, 2 sin a। यहां से आपसे पूछा गया है a की वैल्यू कितनी होगी। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 2 sin a cos a इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2 sin a। यहां से देखिए 2 sin a से कैंसिल हो जाएगा, cos a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो cos a आपका कब 1 होता है, तो बच्चों ये होता है आपका 0 पर। तो cos आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया है आपका, कोई आदमी एक काम का बच्चों, दूसरा है कोई आदमी है किसी काम का 1/2 भाग बच्चों 12 दिनों में करता है। तो पूरा काम, अगर 1/2 का मतलब आधा काम 12 दिनों में करता है, पूरा काम कितने दिनों में करेगा बच्चों, 24 दिनों में। तो मान लेते हैं ये कितना आ जाएगा, 24 दिनों में ये काम को पूरा कंप्लीट करता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है, बचे हुए काम को दूसरा आदमी बच्चों 6 दिनों में करता है। तो वो पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो आप बताओगे 12 दिनों में कर देगा। कितने दिनों में कर देगा, 12 दिनों में। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 24। तो 24 से कर्नम 24, 12 दूनी 24। पूछा गया दोनों लोग मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो 24 बटा कितना आ जाएगा, दोनों लोग मिलकर करेंगे तो दोनों की क्षमता ऐड कर दो, 2 1 कितना आ जाएगा 3, 3 8 24। 8 दिनों में ये कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये क्वेश्चन आपसे सारे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा गया है यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे दिया गया आपका x माइनस वाई आपका 10 है, एक्स वाई आपका बच्चों दिया गया है 11 है। और यहाँ से आपसे पूछा गया है x प्लस वाई की वैल्यू। क्या पूछा गया है, x प्लस वाई की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था बच्चों, फार्मूला जस्ट लगाना था। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लस है, तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, आपको प्लस लाना पड़ेगा। और यहाँ पे -2xy ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना लाना पड़ेगा, 4xy हो जाएगा। बस इसमें आपको आसानी से वैल्यू रख देनी है। x माइनस वाई
y आपका कितना है 10, 10 दहा में कितना आ जाएगा आपका 100, फिर यहाँ पे 4 है बच्चों 11, 11 चौक कितना हो जाएगा आपका 44, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 144, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। ये किसका स्क्वायर है आपका 12 का स्क्वायर है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे पास आए थे हमने आपको करवाया। अगर बच्चों आपको पता है कि क्वेश्चन जो है तो टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं। थैंक यू बच्चों, इतना क्वेश्चन था हमारे पास, हमने आपको कराया है। आगे बच्चों अगले आज जो पेपर हो रहा है उसका हम आपको आज शाम तक नहीं तो कल आपको एनालिसिस फिर से मिल जाएगी। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि कल संडे वाले दिन जो इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था डिफरेंट शिफ्ट में हुआ था, तो उनके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं और वो मेमोरी बेस्ड हैं। जैसा कि मैंने स्टूडेंट से पूछा था उनके ब्याह पर उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जो भी आज जो डिफरेंट शिफ्ट में आज भी एग्जाम होने वाले हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो देख करके जाएँ क्वेश्चंस को, काफ़ी बेनिफिशियल आपको होगा। लेवल का एक पता लगेगा कि जो ICG है इस बार किस टाइप के क्वेश्चंस के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, चलो तो देखो काफ़ी आसानी क्वेश्चन आए थे, ऐसा कुछ टफनेस थी नहीं क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि भाई आपका जो कॉसेक थीटा है उसकी वैल्यू जो है वो दी गई थी, मतलब उन्होंने दिया कि भाई कॉसेक थीटा जो है वो -2 के इक्वल है और थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो सिंपल सी, और उन्होंने कुछ ऑप्शन भी दिए थे। ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिए हुए थे कि ऑप्शन ए उन्होंने दे दिया था कि भाई 120 डिग्री होगा, ऑप्शन बी उन्होंने दे दिया था कि 30 डिग्री होगा, या फिर ऑप्शन सी उन्होंने दिया था 210 डिग्री होगा, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ करके कुछ ऑप्शन उन्होंने दिए हुए थे। ठीक है, चलिए तो अब सिंपल सी बात है, आप देखो कॉसेक थीटा कैसा बच्चों आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो एंगल आपका थर्ड और फोर्थ से कंपलसरी वहीं से आने वाला है, सेकंड और फर्स्ट से तो आपका आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, या तो ऑप्शन आपका सी होगा या ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों आपका डी होगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना -2 डिग्री है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा जो है 210 डिग्री को आप देख लो पुट करके 210 डिग्री को कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा 210 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक कितना बच्चों आपका 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट चला गया तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों आपका माइनस कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा, एंड दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया था। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, ये तो आपका एक टाइप का हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछा गया था, उन्होंने दिया हुआ था बच्चों क्या sin 2a बराबर कितना 2 sin a दिया हुआ था, और a का वैल्यू उन्होंने पूछा था कि a की वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे 0 डिग्री हो गया, ठीक है ना, और कुछ 30 डिग्री हो गया, कुछ इस तरह 60 डिग्री हो गया, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो sin 2a जो होता है बच्चों क्या होता है आपका 2 sin a cos a होता है। 2 sin a cos a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2 sin a हो जाएगा। ठीक है ना, 2 sin a को आप इधर लेकर के आ जाइए, तो 2 sin a को इधर लेकर के आएंगे और 2 sin a कॉमन भी ले लो साथ में, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका cos a -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 2 sin a को उधर ले लो और 2 sin a आप कॉमन ले लो। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि भाई sin a बराबर 0 हो जाए, या फिर क्या हो जाए बच्चों आपका cos a -1 बराबर क्या हो जाए बच्चों आपका 0 हो जाए। क्लियर, तो cos a इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ से sin a बराबर कितना आपका 0 है, तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, अगर हम बात करते हैं तो a की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, और cos a बराबर 1। ठीक है, तो cos a बराबर 1 भी कब होता है, जब a बराबर कितना होता है बच्चों आपका 0 डिग्री होता है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 के बराबर होती है। तो कुल मिलाकर के जो a का जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों आपका 0 डिग्री होगा। कितना बच्चों आपका 0 डिग्री, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था 0 डिग्री, ऐसा बच्चों ने बताया था। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चंस जो हैं, एक क्वेश्चन आपसे सेट थ्योरी से भी पूछा गया था। सेट थ्योरी से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई उन्होंने जो दिया हुआ था कि जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या है कि A यूनियन B में उन्होंने कुछ एलिमेंट दिए हुए थे, उन्होंने कहा कि 727 के बराबर है। ठीक है ना, ठीक है, चलो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है आपका। जैसा कि बताया सेट थ्योरी से ऐसा क्वेश्चन आया था कि उन्होंने A यूनियन B की वैल्यू दे दी थी, और A यूनियन B में कितने एलिमेंट है वो उन्होंने दे दिए थे, और इसके साथ साथ उन्होंने दिया था कि A में कितने एलिमेंट हैं।
तो ए में जो एलिमेंट है वो किसके बराबर दिए होते बच्चों, जैसे मान लेते हैं उन्होंने 600 के बराबर दे दिए, ठीक है ना। और ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी उन्होंने दिए हुए थे, कितना दिया होता बेटा आपका 127। तो उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी थी कि भाई जो सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे सेट थ्योरी से भी पूछा गया था। तो यहाँ पर हमको पता है कि बच्चों जो एन ए यूनियन बी होता है दैट विल इक्वल टू होता है बच्चों आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी होता है। आपको पता है सबको फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 727 हो जाएगा। एन ए किसके बराबर बच्चों आपका 600 के बराबर है, एन भी हमको पता नहीं, ये हमको निकालना है, माइनस ए इंटरसेक्शन कितना है बच्चों आपका 127, ठीक है। 600 को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 7, 2 और 127 इक्वल टू कितना होगा एन वी माइनस 127। तो सेट बी में यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे पास, 7 और 7 14, 2 और 2 4 5 और 1 और 1 2, 254 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे सेट थ्योरी से भी पूछा गया था, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से क्वाड्रेटिक से भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वाड्रेटिक से कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये डिफरेंट शिफ्ट के बच्चों, एक पर्टिकुलर शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, डिफरेंट शिफ्ट के और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। चलिए क्वाड्रेटिक से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बच्चा कि उन्होंने क्वाड्रेटिक कुछ इस प्रकार से दी हुई थी। किस प्रकार से भाई, इस प्रकार से क्वाड्रेटिक दी हुई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस वी इक्वल टू 0। तो उन्होंने कहा था कि इसके रूट अल्फा बीटा है बेटा, क्या है इसके रूट अल्फा बीटा है। तो हमसे पूछा गया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों आपका वो हो जाएगा बच्चों कितना माइनस के हो जाएगा, ठीक है ना। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों आपकी, वो होगी माइनस बी के बराबर होगी, ठीक है ना। और आपको जो अल्फा प्लस बीटा बताना है वो बी के फॉर्मेट में ही, सॉरी जो के का वैल्यू जो आपको बताना है वो बी के फॉर्मेट में ही आपको बताना है, या तो बी के फॉर्मेट में आएगा या फिर कुछ और आएगा। चलो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपका माइनस के, अल्फा बीटा आपका माइनस बी हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन इसमें दी थी कि इसने जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ था बेटा, किसके बराबर दिया हुआ था, 2b के बराबर दिया था बेटा। किसके इक्वल दिया था बच्चों आपका, 2b के इक्वल गिवन था, यानी कि 2b, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2b के बराबर हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका 2b के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना आपका माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना बच्चों आपका माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2b हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा आपका के स्क्वायर प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2b हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है इसमें, ये तो क्वेश्चन में गिवन था आपका 2b के इक्वल है। हमको वैल्यू निकालनी थी किसकी बच्चों, के की वैल्यू हमको निकालनी थी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका माइनस के इक्वल हो जाएगा। अल्फा बीटा की बात करते हैं माइनस बी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस के का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना बच्चों आपका माइनस बी इक्वल टू कितना 2b। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका के स्क्वायर प्लस 2b, 2b से 2b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों के स्क्वायर बराबर कितना आएगा बच्चों आपका 0 आ जाएगा। तो के की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ रही है बच्चों आपकी 0 के इक्वल आ रही है। तो 0 ऑप्शन था उसको टिक करके निकल लेंगे आगे अगले वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। और आपसे पीएनसी से भी उससे आया था बायनोमियल से किस प्रकार का क्वेश्चन आया था, इस प्रकार से आया था बच्चों बायनोमियल से कि भाई ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था कि उन्होंने दिया था कि 18CR बराबर कितना बच्चों आपका 18CR प्लस 2 है बेटा, कितना है 18CR प्लस 2, ठीक है ना। 18CR, ठीक है ना, 18 था या 16 ऐसा कुछ था, मतलब यही फॉर्मेट का था, यही वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ था उसमें इस टाइप के सवाल में। और उन्होंने हमसे वैल्यू पूछा था कि भाई RC3 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। उन्होंने RC3 का वैल्यू हमसे पूछा था कि RC3 का मान कितना आएगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि NCX इक्वल टू क्या होता है आपका NCY अगर होता है तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई बराबर किसके इक्वल होता है आपका n के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है आपका x प्लस वाई बराबर n के इक्वल होता है। तो सिमिलरली ये वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। r प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 18, ये हो जाएगा 2r बराबर कितना हो जाएगा 16। तो r बराबर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 8 आ जाएगा,
कितना आएगा बच्चों आपका 8। तो हमसे RC3 का वैल्यू पूछा है, तो R की वैल्यू क्या पुट कर दो, 8 पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 8C3 हो जाएगा। तो 8C3 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों आपका 8C3, ये आ जाएगा बच्चों कितना 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 56। ऑप्शन में 56 देकर टिक करो, आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाओ, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन से सब्स्टिट्यूशन बेस्ड आया था। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन था वो tan इनवर्स x का इन्वॉल्वमेंट था उस क्वेश्चन के अंदर। e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, ये क्वेश्चन था, इंडेफिनिट का था, ये हमको सॉल्व करना था। सिंपल सी बात है, इसमें प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज इसके अंदर होने वाला है। तो क्या यूज होगा कि tan इनवर्स x जो है बच्चों, उसको अपन क्या मान लेंगे, t मान लेंगे बेटा, क्या मान लेंगे, t। तो हम क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, t हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ले लो दोनों तरफ, 1/1 + x² dx बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका dt हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका dt हो गया, और ये कितना हो जाएगा e की पावर t dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा e की पावर t dt। अब e की पावर t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर t और प्लस c होता है। t किसके इक्वल था बच्चों आपका tan इनवर्स x, यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। e की पावर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा, कितना हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x प्लस c आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए ऐसा क्वेश्चन। और ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जो एक्चुअली लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है, वो वाला क्वेश्चन आपका AMGM की प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो सकता है। कैसा पूछा था उन्होंने क्वेश्चन, तो उन्होंने इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई उन्होंने दिया था कि भाई देखो 2 वेरिएबल हैं, ठीक है ना, 2 नंबर्स उन्होंने दिए थे, 2 नंबर्स थे, कोई एक नंबर x है और एक नंबर कुछ y दिया हुआ था, ठीक है, x y कुछ इस तरीके से दिया गया था। और उन्होंने बोला कि ये दोनों की दोनों संख्याएं जो वो धनात्मक हैं यानी कि पॉजिटिव हैं। तो उन्होंने बोला था कि भाई x प्लस एक इन्फॉर्मेशन और दी थी कि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ 10, तो x y का अधिकतम मान कितना होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि भाई x y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना आएगा, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके ये हैं कि भाई या तो इसको आप मैक्सिमा या मिनिमा से बना लीजिए, या फिर आप एक काम करो AMGM लगा लो इसमें, ठीक है ना। AMGM लगाने की सबसे अच्छी पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है, क्या कि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तभी लगता है नंबर्स आप पॉजिटिव होने चाहिए AMGM वाले केस में, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बच्चों आपका ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों आपका x + y/2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √xy। x + y कितना बच्चों आपका 10, तो 10/2 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 10/2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। क्लियर? तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपका एक्स वाई क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। तो एक्स वाई मैक्सिमम जो हो सकता है वो 5 हो सकता है, तो फिर वो 5 से छोटा ही आएगा। क्लियर है सब बच्चों को? तो एक्स वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ दैट विल इक्वल टू 5। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आप देख सकते हैं कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं। ठीक है, थोड़ा मॉडरेट लेवल पर भी चले जाते हैं क्वेश्चन, तो वो कोई बड़ा इशू है नहीं। ठीक है ना, प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करके आए होंगे। ठीक है ना। आगे एक क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ इस प्रकार से आया था भाई। उन्होंने कहा था कि एक आपको दिया हुआ है जेड दिया हुआ था बच्चों, कुछ इस प्रकार से था 2 + 2 आयोटा टाइप से कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर था। उन्होंने बोला था कि भाई इसको आप पोलर फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में लिखो? पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को उन्होंने बोला था, यानी कि इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा। ठीक है ना, ध्रुवीय रूप क्या होगा ये उन्होंने पूछा था। तो ऑब्वियसली बात है कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर उसका मॉडुलस यानी कि मापांक अगर हम मॉड जेड माने और उसका आर्गुमेंट यानी कोणांक थीटा मान लें, तो उसका बेसिकली जो पोलर फॉर्म होता है यानी कि जो ध्रुवीय रूप होता है बच्चों क्या होता है मॉड ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। थीटा यहाँ पर इसका आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट आप प्रिंसिपल भी ले सकते हैं और नॉर्मल जो आर्गुमेंट होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर जो यूज़ किया गया था वो कौन सा किया गया था बच्चों? प्रिंसिपल वाला यूज़ किया गया था। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बेसिकली इसका मॉडुलस निकाल लो। तो मॉडुलस कितना आ जाएगा बच्चों आपका? मॉड जेड कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब 4 + 4 का स्क्वायर रूट बेसिकली कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2√2 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आर्गुमेंट निकाल दो इसका, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इस कॉम्प्लेक्स
इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग जो आपका पॉइंट होगा दैट विल इक्वल टू 2,2 होगा बच्चों। क्या होगा आपका 2,2 होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है आपका ये, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। और इसका जो आर्गुमेंट थीटा जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, tan इनवर्स कितना बच्चों आपका 2/2 निकलेगा एंड दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा एंड कितना आएगा जो आपका π/4 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। π/4 इसमें पुट कर दो तो इस फॉर्मेट में ऑप्शन भी आपका था 2√2 और यहाँ पर आ जाएगा cos π/4 प्लस कितना आ जाएगा जो आपका आयोटा साइन π/4 आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये वो सारे क्वेश्चन थे जो मैंने बच्चों से पूछे थे भाई किस प्रकार का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है। जिनको जितना उनको याद था उन्होंने बताया सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, वो मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। और आज भी जो डिफरेंट सेट में जो एग्जाम आपके ICG का होने वाला है तो फिर बच्चों से अगेन मैं बात करूँगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आएंगे वो मैं आपके सामने फिर लेकर के वापस से लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो जो भी एग्जाम अभी बच्चों जिन बच्चों के लिए उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। सो अभी के लिए इतना करते हैं, चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद क्लास। तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 2022 की पेपर एनालिसिस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस आए ये हम देखने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ ऐसा आया, गैल्वेनोमीटर is used to measure। गैल्वेनोमीटर क्या मापने के लिए यूज होता है। पहला ऑप्शन था वोल्टेज, दूसरा करंट, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड और चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड था ये। तो वोल्टेज नापने के लिए हम पोटेंशियोमीटर वगैरह यूज कर सकते हैं, तो ये हो नहीं सकता। करंट इसका सही आंसर होगा, करंट मापता है। जैसे हमारा एमीटर काम करता है वैसे ही गैल्वेनोमीटर हमारा करंट नापने के लिए काम आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड भी गलत ऑप्शन था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका गलत ऑप्शन था। तो इसका सही आंसर नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था, काइनेटिक एनर्जी is not present in। काइनेटिक एनर्जी किस केस में प्रेजेंट नहीं होगी। पहला ऑप्शन है हमारा बाइक मूविंग ऑन रोड, दूसरा ऑप्शन है हमारा बर्ड सिटिंग ऑन ट्री, तीसरा ऑप्शन है हमारा बॉल मूविंग ऑन फ्लोर, चौथा ऑप्शन है हमारा पर्सन वॉकिंग ऑन रोड। तो हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है। काइनेटिक एनर्जी आती है बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। तो जहाँ जहाँ पर मोशन होगा वहाँ वहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी, जहाँ मोशन नहीं होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, मोशन की वजह से आती है। मोशन सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी में। तो बाइक क्या क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा, नॉट प्रेजेंट, किसमें नहीं होगी।
हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। सिटिंग है मतलब कि बैठी हुई है, चिड़िया डाली पर बैठी हुई है। तो क्या चिड़िया मूव कर रही है? नहीं। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। काइनेटिक एनर्जी इसी में प्रेजेंट नहीं है। बॉल मूविंग ऑन द फ्लोर, क्या कर रही है? बॉल मूव कर रही है फ्लोर पे मूव कर रही है, तो क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी? जी हाँ, काइनेटिक एनर्जी होगी। पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड, पर्सन अगर रोड पर वॉक कर रहा है तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? पर्सन मूव कर रहा है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2। यहाँ ये डायरेक्टिव वर्ड था, किसमें नहीं प्रेजेंट है। अगर आप प्रेजेंट देखने लगते तो मल्टीपल ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते, लेकिन पूछ के रखा था किसमें नहीं प्रेजेंट है। तो जिसमें चिड़िया डाली पर बैठी है, मूव नहीं कर रही है, वहाँ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not the unit of energy? नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं है? यहाँ भी नॉट दिया है आपको। पहला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा किलोवाट आवर, तीसरा किलोवाट सेकंड, चौथा जूल। तो इनमें से कौन सी एनर्जी यूनिट की नहीं है? जूल एनर्जी की यूनिट होती है, तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पूछा है कौन सी नहीं है। जूल एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट आवर क्या है? वॉट हमारी यूनिट होती है पावर की, वॉट यूनिट होती है पावर की, तो किलोवाट भी पावर की यूनिट होगी। तो ये क्या लिखा है? किलोवाट इंटू आवर, मतलब पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अब पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम से टाइम कट कैंसिल हो गया, तो क्या किलोवाट आवर पावर की यूनिट है, मतलब हमारी एनर्जी की यूनिट है, जो कि सही जवाब है। किलोवाट आवर हमारी एनर्जी की यूनिट है। और किलोवाट इंटू सेकंड भी क्या आर का ही एक सब्स्टिट्यूशन है? यहाँ पर आर को हमने सेकंड में बदल दिया, तो क्या ये भी हमारी एनर्जी की यूनिट हो गई? जी हाँ, ये भी हमारी एनर्जी की यूनिट हो गई। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखते हैं क्या है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई? एरिया की। फोर्स अपॉन एरिया ये क्या है? ये हमारा है प्रेशर। तो ये किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नंबर ऑफ photoelectron emitted in photoelectric emission depends on पहला frequency of light, दूसरा intensity
ऑफ लाइट, तीसरा बोथ, चौथा नन। किस पे डिपेंड करती है हमारी? इसमें हमसे पूछा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, मतलब कि और हमारा करंट क्या होता है? करंट होता है dq/dt, रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर। यही हमारा मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक में करंट किस पर डिपेंड करती है। फोटो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी, तो वही हमसे पूछ रहा है करंट किस पर डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करती है? तो वो हमारी डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, केवल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे क्या डिपेंड करता था? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे हमारा कट ऑफ वोल्टेज डिपेंड करता था, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही होगा खाली, बोथ भी नहीं हो सकता, और एक आंसर आ गया तो नन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, ये पूछा गया था हमसे। ऑप्शन ए था हमारा m1 L-3 t की पावर 1। ऑप्शन नंबर बी था m1 L की पावर -3 t की पावर 0। ऑप्शन नंबर सी था हमारा m0 L की पावर -3 t की पावर -1। ऑप्शन नंबर डी था हमारा m1 L की पावर 0 t की पावर -3। ये सॉल्व करना है हमें, डेंसिटी की विमा निकालनी है, यानी डेंसिटी की डायमेंशन निकालनी है। डेंसिटी की डायमेंशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम यूज़ करेंगे। मास की डायमेंशन क्या होती है? m। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? L3। ये आ जाएगा हमारा m1 L की पावर 3, t है नहीं तो t की पावर 0 लिख लेंगे। तो कौन से वाले में हमारा आ रहा है? यहाँ -3 आएगा, ये ऊपर आया तो -3, L की पावर 3 ऊपर आई तो L की पावर -3 हो गई। तो m की पावर 1 और L की पावर -3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों में नहीं है, लेकिन इसमें t की पावर 1 है जो कि गलत है, यानी ये हमारा सही है t की पावर 0 वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वेट ऑफ अ मैन ऑन अर्थ इज 60 kg। 60 किलो इसका वेट है मैन का ऑन अर्थ। देन व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून। मून पर इसका वेट क्या होगा, यही पूछा है हमसे। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमको 60 kg। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमको 30 kg। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमको 10 kg। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमको 120 kg। तो हम जानते हैं ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ।
दोनों की तरफ हम m मल्टीप्लाई कर देंगे तो mg ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ mg ऑफ अर्थ। और mg क्या होता है? वेट होता है। तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑन अर्थ। ठीक है, 1/6 टाइम हो जाएगा। अर्थ पे कितना दिया है? 60 दिया है, उसका 1/6 टाइम मून पर होगा। 1/6 कट गया, ये 10 आया, तो 10 kg क्या होगा? 10 kg आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है अ चार्ज Q is placed at the center of cube find the flux of electric field, find the flux of electric field through 6 surfaces of cube। हमको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हमको 6 टाइम्स ऑफ Q/एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमको Q/एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमको 5Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो हम जानते हैं गॉस लॉ से क्या आता है हमारा। गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू Q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी क्लोज सरफेस के थ्रू Q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, किसी क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमारा क्या क्यूब एक क्लोज सरफेस है? ये ऐसा क्यूब बन गया है हमारा, और यहाँ पर हमने एक चार्ज रख दिया। तो क्या चार्ज इन 6 सरफेस से बाउंड है? तो Q हमारा बाउंड कितना है? Q बाउंड हमारा Q है जो कि 6 सरफेस से बाउंड है, और जो भी फ्लक्स होगा इन्हीं 6 सरफेस से लिंक करेगा, निकलेगा। तो हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। बाउंड चार्ज Q है और एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम डिवाइड करना होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। तो यही हमारा फ्लक्स आ जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 8। A man standing on revolving platform. A man is standing on revolving platform. A man is standing on revolving platform, spreading his hand outward, then ऑप्शन नंबर ए एंगुलर
velocity decreases. Option number B, angular velocity increases. Option number C, angular momentum increases. Option number D, angular momentum is 0. कुछ ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर एक मैन स्टैंड कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म ओमेगा वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, कुछ ओमेगा 1 से, और ये हाथ अपना ऐसे बाहर की तरफ फैलाए हुए था स्टार्टिंग में। रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, स्प्रेडिंग हिज हैंड। बाद में ये स्प्रेड करता है अपना हैंड, पहले केस में ये अंदर की तरफ अपना हाथ किया रहता है। देखिए स्टार्टिंग में ये अपना हाथ अंदर की तरफ किए रहता है इस प्लेटफॉर्म पे, और ये रिवॉल्व करता रहता है ओमेगा 1 वेलोसिटी से। फिर सेकंड केस में ये अपना हाथ स्प्रेड कर देता है, तब ये प्लेटफॉर्म कुछ ओमेगा 2 वेलोसिटी से रिवॉल्व करने लगता है। तो उसी केस में पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो क्या इस केस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा है? टॉर्क एक्सटर्नल क्या 0 है हमारा? अगर रिवॉल्विंग प्लेटफॉर्म पे वो अपना हाथ ऐसे करके खड़ा हो जाता है तो क्या कोई नया टॉर्क लगा, एक्सटर्नल टॉर्क लगा? सिस्टम के बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा, तो एक्सटर्नल टॉर्क हमारा 0 हो गया। जब हमारा एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व रहेगा तो क्या हम कह सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, और ये हम जानते हैं कि पहले वो I1 की वैल्यू कम थी क्योंकि वो स्ट्रेट खड़ा था, बाद में उसने अपने हाथ फैला दिए, तो क्या I2 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी I1 से? सेकेंड केस का इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या फर्स्ट केस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा हो जाएगा? जब I2 बड़ा है I1 से तब I2 बाई I1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ से निकाल लेते हैं कि I2 बाई I1 जो आएगा हमारा वो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी ओमेगा 1 हमारा ग्रेटर देन ओमेगा 2। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी हमारी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कुछ ऐसा कहता है कि हमको फाइंड आउट करनी SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी फाइंड करनी है। क्या होगी SI यूनिट परमिटिविटी की? ऑप्शन ए दे रखा है हमें, कूलम स्क्वायर
मीटर स्क्वायर न्यूटन की पावर -1। ऑप्शन बी कहता है हमारा कूलम की पावर -1 मीटर स्क्वायर न्यूटन की पावर -2। ऑप्शन सी कहता है हमारा कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन का स्क्वायर। ऑप्शन डी कहता है हमारा कूलम स्क्वायर मीटर की पावर -2 न्यूटन की पावर -1। ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। अब हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है कि फोर्स होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू न्यूटन में 1/एप्सिलॉन नॉट, इसी की हमको यूनिट निकालनी है। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी। Q1 Q2 क्या आ जाएगा हमारा कूलम स्क्वायर, और आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाएंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा कूलम स्क्वायर मीटर की पावर -2 न्यूटन की पावर -1। क्या ये आ जाएगा? ये किस ऑप्शन में हमें दे रखा है? कूलम स्क्वायर मीटर की पावर -2 न्यूटन की पावर -1। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछता है द एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक body is proportional to option number A T square, option number B T cube, option number C T की पावर 4, option number D T की पावर 1। हमने स्टीफन लॉ से पढ़ा है कि आपकी एनर्जी रेडिएटेड किसके प्रोपोर्शन होती थी? T की पावर 4 के। तभी वहाँ से आता था E = सिग्मा T की पावर 4। तो क्या ये T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो यही थी आपकी फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस। जय हिंद क्लास। तो बच्चों जय हिंद, आपके लाए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के पेपर्स जो अभी चल रहे हैं वहाँ के क्वेश्चंस, एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आए हुए हैं। बच्चों के थ्रू जो क्वेश्चन हमने कलेक्ट कर पाए उन क्वेश्चनों का संग्रह आपके सामने लाए हैं। अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आप इतने प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दे रहे हैं। आप एक रियल एग्जाम वाली फीलिंग लेके बैठिए कि आप देखिए आप अपने खुद के एग्जाम में बैठे हैं, आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब देते हैं। बेसिकली हम रीजनिंग की बात करने चल रहे हैं और यहाँ के जो क्वेश्चन हैं बड़े ही ईजी आए हैं। ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। अगर कोई बच्चा थोड़ा भी ध्यान से पढ़ाई कर रहा है, हर एक चैप्टर का नॉलेज रख रहा है, तो 101% अपने एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकता है। तो चलो बच्चों बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमें जो मिला वेन डायग्राम का है। हम क्वेश्चंस भी लिख रहे हैं और आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, आप खुद से भी गेस करिएगा क्योंकि ज़रूरी है। आप देखिए कि आप इन क्वेश्चनों में क्या गेस करते हैं। अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो आपका आंसर क्या होता, तो वो भी चीज़ें आप गेस करिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, आपको एक वर्ड मिला था, मेज़ मिला था, कुर्सी है, फर्नीचर है। ये आपके 3 शब्द थे वेन डायग्राम के, ये 3 शब्द थे आपके और इनके ऊपर फिगर्स बने हुए थे बच्चों। फिगर जो आपके बने थे, एक फिगर आपका ये है, यहाँ पर ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन में जो फिगर आता है आपका ए बी ऑप्शन हो गया बच्चों। वहीं पर सी ऑप्शन का जो फिगर है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है आपका। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन का जो फिगर है आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके का फिगर है। यहाँ पर
ये आपका डी ऑप्शन है। तो आपका आंसर क्या हो सकता है? आपके पास क्वेश्चन है, मेज है, कुर्सी है, फर्नीचर है, इनका वेन डायग्राम फिगर क्या बन सकता है? आप सभी खुद से भी ट्राई करिएगा। फाइनली आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए बच्चों, चाहे मेज़ हो या कुर्सी हो, कभी भी मेज़ तो कुर्सी हो नहीं सकता है। जो मेज़ है वो मेज़ अलग है, कुर्सी आपका अलग है। मेज़ और कुर्सी हो नहीं सकते कि कुर्सी को हम मेज़ कह दें या मेज़ को कुर्सी कह दें। लेकिन हाँ, चाहे मेज़ हो या कुर्सी हो, दोनों को हम फर्नीचर कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें फर्नीचर में ही आती हैं। तो चाहे हमारा कुर्सी हो या हमारा मेज़ हो, ये सब की सब किस में आ जाएंगी? फर्नीचर में आ जाएंगी। सो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि जितनी भी कुर्सी हैं सबके सब मेज़ हैं, या कोई भी कुछ भी आप मान लो अंदर की चीज़ें, मेज़ मान लोगी कुर्सी या कुर्सी मान लोगी मेज़, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि कुर्सी मेज़ हो जाए। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चाहे मेज़ हो या हमारे पास कुर्सी है, वो सब क्या है बच्चों? फर्नीचर है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो वेन डायग्राम का बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप हमारी बुक्स को भी रीड कर दें तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जहां पर इस तरह के क्वेश्चनों का कलेक्शन है ऑलरेडी, और आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के अपने एग्जाम में बड़े आसानी से कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उसी पे बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं तो बड़े आसानी से हो ही जाते हैं। वो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा मिसिंग टर्म का, सेकेंड क्वेश्चन जो आपका आता है मिसिंग टर्म का है। इसे हम लोग फाइंडिंग मिसिंग वन भी कहते हैं। लुप्त पदों को भरना हिंदी में कहा जाता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इनके क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी कभी बच्चे इनका लॉजिक नहीं लगा पाते हैं कि यहाँ पर क्या पैटर्न काम कर रहा है, क्या चल रहा है, और उसमें उनका बहुत समय चला जाता है। तो बेसिकली हम आप सभी को कहना चाहेंगे, जिस भी एग्ज़ाम में बैठे हैं आप, चाहे कोस्ट गार्ड में बैठे हैं बच्चों, चाहे आपका जो आगे के एग्ज़ाम्स लगे हैं SSC GD के, आपके वाई ग्रुप के एग्ज़ाम, एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, अगर कोई क्वेश्चन बहुत समय ले रहा है तो उस क्वेश्चन पे बिल्कुल भी समय को बेकार ना करें। कोशिश करें कि उस क्वेश्चन को अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो स्किप करके आगे बढ़ जाएं। हो सकता है आगे जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएं वो क्वेश्चन आपके इजी हों, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट दे दिए गए, अब पता लगा आप उन क्वेश्चनों के चक्कर में पड़ गए और लास्ट के क्वेश्चन आपके छूट जा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर 65 दिया गया है, डी ऑप्शन 101 दिया गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या आंसर करेंगे? क्या आपका आंसर हो सकता है? ABCD आपके पास 4 ऑप्शन है और इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन है फाइंडिंग मिसिंग वन का। तो बच्चों आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लुप्त पदों को भरना बहुत ही अच्छा चैप्टर है। लॉजिक कभी कभी लग गए तो बच्चों तुरंत आंसर आता है, और नहीं लगता है तो इसमें आप थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन अभ्यास किए रहेंगे और इस तरह के क्वेश्चनों को जब खूब अच्छे से सॉल्व किए रहेंगे, घर पर ही तैयारी किए रहेंगे, तो 101% अपने एग्जाम में भी बेहतर करके आएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है यहाँ पर। आप देखिए, अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए, फाइनली आप देखेंगे तो ऊपर के नंबर्स आपको बड़े मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें नीचे के नंबरों पे सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि नीचे के नंबर्स के मल्टीपल्स ऊपर लिखे गए हों। जब आप इन नंबरों का देखेंगे, गुणा करेंगे तो 12 8 96, आप तुरंत पकड़ पाएंगे कि यहाँ पर नीचे के 2 नंबरों का गुणा करके ऊपर की संख्या लिखी जा रही है। वैसे अगर हम देखेंगे 15 7 105 बच्चों, इनका गुणा करेंगे ऊपर की संख्या मिल जा रही 13 5 65 होता है। तो फाइनली इनका गुणा करेंगे तो बच्चों हमें 65 मिल जाएगा और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप कि आप सभी को क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था जो मिसिंग टर्म से आया था। चलेंगे बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है जो आपके एग्जाम में है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोड डिकोडिंग ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है बच्चों जहां पर ना आए। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जहां पर कोड डिकोडिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को ना मिले। लेकिन इस एग्जाम में आपको कोड डिकोडिंग का कुछ डिफरेंट ही क्वेश्चन देखने को मिला, जो कि बहुत ही आसान था। लेकिन बस यही है ना कि कभी कभी होता है क्वेश्चन तो आसान होते हैं लेकिन शायद हम वहाँ तक सोच नहीं पाते हैं, तो क्वेश्चन हमारे लिए डिफ़िकल्ट बन जाता है। जबकि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता ही नहीं है, क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट होता है। चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती बच्चों, चीज़ें सिर्फ डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट है इसलिए वो डिफ़िकल्ट है, बिकॉज हम उस तरह का पढ़े नहीं है इसलिए वो डिफ़िकल्ट हो गया। अगर वही चीज़ें क्लियर हैं तो वो डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए आसान बन जाए, उसे हम डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हैं, बस डिफरेंट कह सकते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगर इसका दिया गया है बच्चों, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका बच्चा CAFE है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें CEAF है। एंड थर्ड ऑप्शन की बात करें ACRE है। एंड लास्ट वन की बात करें बच्चों FARE है। ये आपके ऑप्शंस हैं। फाइनली आपको बताना है इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा। कोड डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जहां आप सभी को पता है जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में इनके क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आपके कोस्ट गार्ड के एक एग्जाम में भी आपको कोड डिकोडिंग के क्वेश्चंस रेगुलर मिल रहे हैं, जो भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। तो बच्चों आपको इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। यहाँ पर क्या चल रहा है आप देखेंगे तो यहाँ पर ACE लिखा है और यहाँ भी ACE लिखा है, बस R का
प्लेस पे बच्चों क्या लिख दिया गया है, यहाँ पर यफ लिख दिया गया है। सिमिलरली जो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं ARE चीज़ों को हमें ऐसे लिख देना है। अब बस सी के लिए क्या लिख देना है बच्चों, यफ लिख देना है। यानी आगे का जो लेटर है उसके लिए एक स्पेशल हम लेटर्स यफ लिख दे रहे हैं, कोई रूल नहीं लग रहा है वहाँ पर। सिमिलरली जो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं वही हमें यहाँ लिख देना है। तो बच्चा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इस पर कोई भी रूल नहीं था, बस लास्ट के 3 लेटर को वैसे लिखा गया, आगे वाले लेटर के लिए फिक्स डिकोड कर दिया गया यफ, वैसे यहाँ पर भी सी के लिए यफ लिख दिया गया, आगे के लेटर्स हमारे वैसे लिख दिए गए। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो एक क्वेश्चन जब आएंगे तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो उन ऑप्शनों के थ्रू आपको यही ऑप्शन करेक्ट मिलेगा और आप फाइनली सही कर पाएंगे। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शंस तो नहीं मिला, ऑप्शन भी है इस क्वेश्चन में, भी ऑप्शन है, कुछ में ऑप्शंस भी नहीं मिले बच्चों। 4th नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, जूता है एक शब्द यहाँ पर, और चमड़ा है, जूता है, चमड़ा है, और बच्चों फिल लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क है, और देन कागज़ है। ठीक है, अब इसके लिए जो ऑप्शन हमें दिया गया है यहाँ पर, कपड़ा दिया गया है, कपड़ा। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है हमें किताब। सी ऑप्शन दिया गया है बच्चों यहाँ पर शीवर, एंड डी ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों इनका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका क्या हो सकता है, जहाँ पर जूता है, चमड़ा है, क्वेश्चन मार्क है और कागज़ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेसिकली आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है चमड़ा से बच्चा क्या बनता है, जूता बनता है, वैसे ही कागज़ से हमारा क्या बनेगा, किताब बनेगा। तो कागज़ों का जो कलेक्शन होगा वो सब मिल के बच्चों हमारा जो किताब बनता है कागज़ के कलेक्शन से ही बनता है। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन हो जाए। कपड़े का कोई सेंस ही नहीं होता है, सीवर का भी कोई मतलब नहीं, और नन ऑफ दिस तब होता जब कोई आंसर ना होता। तो आंसर तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है बच्चों, तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकते हैं। बातें क्लियर हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अच्छा यहाँ तो ऑलरेडी ओड 1 ही है बच्चों, तो ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है। ईयर्स लिखा है यहाँ पर, आपको बताना है क्लासिफिकेशन कहते हैं हम लोग इसे, तो अपने को बताना है इसमें से डिफरेंट कौन है। लंग्स है और बच्चों आइज़ है। इसमें एलिमिनेट करना है कौन सा ऐसा है जो ओड 1 है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आया, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। क्लासिफिकेशन के भी क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन ये सारी जो चीज़ें होती हैं आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। एक बार अभ्यास करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा बच्चों। ईयर्स हैं हमारे पास, कितने कान होते हैं, 2 कान होते हैं। हार्ट की बात करें, लंग्स की बात करें और आइज़ की बात करें, ये तीनों चीज़ें बच्चों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के अंदर 2-2 पाई जाती हैं। लेकिन हार्ट की बात करें, हृदय की बात करें, तो हृदय तो सिर्फ एक ही होता है, तो ये अलग हो जाएगा और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आप सभी को समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन जो हमें बच्चों के थ्रू मिले, हमने एक कोशिश की कि हम आपके लिए लाएँ और आपको दिखाएं कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फाइनली आई होप कि आपको इन क्वेश्चनों से एक आइडिया लग गया होगा कि हमारे एग्जाम्स के पैटर्न क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चों अगर आप टाइम पे थोड़ा सा फोकस करें और मैनेज करें अच्छे से, तो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सिखाते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है। तो आइए यहाँ का भी हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को कम टाइम में परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करके अपने वर्दी के सपने को पूरा करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।